लेट्स टॉक अबाउट कमीशन टू द कंसाइनी। बेटा ऐसा भी होगा कि आप जो है कंसाइनी को कमीशन देंगे, यू विल बी पेइंग कमीशन टू द कंसाइनी क्योंकि कंसाइनी इज वर्किंग ऑन योर बिहाफ। सो कमीशन टू कंसाइनी जो होगा वो भी अलग अलग तरह का होगा बेटा। एक तो होगा नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन से हमारा मतलब है कि आपने कमीशन दी, लेट्स से ऑन सेल हुई 5 लाख की, उसको बोला गया तेरे को कमीशन देंगे 5%, तो आपने सेल का 5% निकाल लिया, 25,000 रुपए आपकी कमीशन आ गई। ये तो नॉर्मल कमीशन हो गई, ठीक है। एक होती है ओवर राइडिंग कमीशन, सॉरी ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग क्या मतलब है? ओवर एंड अबव। आपने उनसे कहा कि भैया मैं 5 लाख का तेरा माल है, अगर 5 लाख से ऊपर बेच दिया, तेरा माल 5 लाख में बिकना चाहिए, योर प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज, बट इफ आई सेल इट फॉर 5,10,000, तो इसकी तो कमीशन मैं लूंगा ही लूंगा। मैं 5,10,000 की जो 5% आप मुझे दोगे ही दोगे, मगर जो 10,000 आपको ऊपर कमा के दे रहा हूं, मुझे इसके भी 2% एक्स्ट्रा से चाहिए। भाई साफ सी बात है, उसको तो 5 लाख का ही माल बिकना था ना। ही वॉज रेडी कि मेरा माल 5 लाख में बेच दो, आपने 5,10,000 में बेचा, तो आपने कहा 5,10,000 का भैया जो नॉर्मल कमीशन 5% वो तो लूंगा ही लूंगा, मगर जो 10,000 आपके लिए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं उसका मैं और एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। दैट इज कॉल्ड एज ओवर राइडिंग कमीशन। देन देर इज अ कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडेयर। डेल क्रेडेयर कमीशन given to consignee if he is willing to bear loss of bad debts. He says you don't worry about the bad debts I will bear, you just pay me the commission. He says मुझे इतना % कमीशन और दे दो, आपका जितना भी वॉट एवर इज द बैड डेट्स, फॉर एग्जाम्पल हम माल बेचते हैं, उस पर कोई बैड डेट्स हो जाते हैं, I will bear that bad debts, you don't have to worry. That kind of commission is called as del creditor. Are you getting my point? So normal commission के over and above कोई commission और मिल रही हो, overriding commission. Del creditor commission, it's also over and above the normal commission, but it is given for bearing the loss of bad debts. कि अगर बैड डेट्स का लॉस बियर करने को आप तैयार हो तो हम आपको ये कमीशन देते हैं। तो कंसाइनी ने कहा ठीक है, माल तो मैं बेच रहा हूं, मुझे मालूम है कस्टमर्स कौन है, आई विल बी विलिंग टू बियर द लॉस ऑफ बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स हुए तो मैं बियर करूंगा, आप मत बियर करना। सो फॉर बियरिंग दोज बैड डेट्स, इफ वी आर गिविंग हिम कमीशन, दैट द कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडेयर कमीशन। कॉपी करें। Valuation of stock में basically what is the factor involved? There are two things: cost or net realizable value. In first table we are going to calculate the cost of the stock. In second table we are going to calculate the net realizable value of the stock. Net realizable means अगर आज मैं वो stock बेच दूं तो कितने का बिक जाएगा। Cost के मेरे को cost कितने की पड़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने इतने के गुड्स भेजे, फिर उस पे जो कंसाइनर ने खर्चे करे वो ऐड कर लिया हमने, ये टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें से वो माइनस कर लिए जो हमारे पास पहुंचे ही नहीं, या तो वो गुड्स लॉस्ट हो गए रास्ते में, या अभी भी रास्ते में लेकिन अभी तक हमारे पास तो नहीं पहुंचे। भाई कंसाइनर ने 100 यूनिट्स भेजी हैं, 10 तो अभी लॉस्ट हो गई, 5 में पहुंची नहीं है, 5 रास्ते में, तो मेरे पास तो 85 पहुंची है ना। आई एम कंसर्न्ड विद 85 ना, आई एम अ कंसाइनी, आई एम कंसर्न्ड विद 85 पे फिर मैंने खर्चे किए, कौन से वाले खर्चे? नॉन रेकरिंग यानी कि डायरेक्ट, जो कंसाइनमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके अनलोडिंग के खर्चे हो, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो, लेकिन गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये खर्चे मैं ऐड नहीं करूंगा।
क्योंकि वो डायरेक्टली इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो यहां से मैं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी ऐड करके एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। बेटा नॉर्मल लॉस कौन सा होता है? अ लॉस विच यू कैन नॉट अवॉइड। आप कांच की बोतलों का काम करते हो, 100% उम्मीद रखिए कि कुछ तो टूटेगा ही, हाँ या नहीं? आप उम्मीद रखिए कि कुछ ना कुछ कांच की बोतलें पक्का टूट जाएंगी। सो दैट इज दी एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। आप एक्सपेक्ट करिए कि इतना नॉर्मल लॉस आपको हो जाएगा, तो वो यूनिट्स माइनस कर दीजिए। उसकी वैल्यू नहीं होगी बेटा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू गुड यूनिट्स को बियर करनी पड़ेगी। सी, आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The value of normal loss is borne by the good units. How? Let's say you're making tea. अब टी में आप टी पैन में let's say you put 1 cup of water. ठीक है, the water gets evaporated, does it or not? हाँ, जब आप पानी में when you put water and would put sugar and tea leaves, तो इसका हो सकता है सिर्फ 0.75 कप बच जाए, 0.25 कप जो है आपका इवेपोरेट हो जाए। मानते हैं आप इस बात को? ये 0.25 कप जो आपका इवेपोरेट हो गया, जिसको आप रोक नहीं सकते, दिस इज योर नॉर्मल लॉस। विच लॉस इज इट? इट इज योर नॉर्मल लॉस। और ये वाला जो है, ये गुड यूनिट्स हैं आपकी। ये कौन सी हैं? गुड यूनिट्स। चाय कितनी बनेगी? 0.75 कप बनेगी। लेकिन जब आप चाय की कॉस्ट टोटल करोगे, चाय की कॉस्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे बेटा? वाटर की कॉस्ट, टी लीव्स की कॉस्ट, शुगर की कॉस्ट, मिल्क की कॉस्ट। जब आप वाटर की कॉस्ट ऐड करोगे तो 1 कप की ऐड करोगे, 0.75 कप की ऐड नहीं करोगे। जबकि बना 0.75 कप है, लेकिन पानी तो 1 कप लगा है ना, तो जो 0.25 का आपको लॉस हुआ है, उसकी कॉस्ट आपके 0.75 को बियर करनी पड़ेगी। जो बचा हुआ 75% पानी है, उसको 25% पानी जो नॉर्मल लॉस हो गया है, उसकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल लॉस उसको कहते हैं। तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट जो है वो गुड यूनिट्स को बियर करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने यहां पर सिर्फ यूनिट्स, नॉर्मल लॉस की सिर्फ यूनिट्स डालनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो होगी नहीं बेटा। फिर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि ये गुड्स हैं, आप इसको बेच दो। अब उसमें से जितने बेच दिए, मान लो आपने यहां से 85 में से और नॉर्मल लॉस हो गया 5 यूनिट का, तो 80 यूनिट आपके पास पहुंच गए। कितने यूनिट्स पहुंच गए आपके पास? 80 यूनिट्स आपके पास पहुंच गए। अब 80 यूनिट्स में से हो सकता है आपने 70 बेच दी हो, तो 70 की ये वैल्यू, और जो 10 बच गए हैं उसकी ये वैल्यू। ये तो 80 को आपने 7:1 में डिवाइड कर देना, 80 यूनिट्स को 7:1 में डिवाइड कर देना। अब इन 10 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई आपके पास, इन 10 यूनिट्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालो। 10 यूनिट्स की क्या निकालो? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या करोगे? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ यूनिट्स सोल्ड, अनसोल्ड, कितनी बची हैं? 10। मान लो एक बिकती है 50 रुपए की, तो 500 रुपए हो गए। ठीक है, कमीशन उसने आपसे, एजेंट ने आपसे 20 रुपए कमीशन ले ली, ये बचे 480। यहां आपकी वैल्यू आ रही है लेट्स से 380। अब कॉस्ट है 380 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 480, विच एवर इज लोअर। तो 380 आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गई इन नॉर्मल सिनेरियो, जब ये सारा कुछ मेंशन्ड हो। बेटा कुछ ना मेंशन्ड हो तो जो कॉस्ट निकाली है वही हमारी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, मार्केट प्राइस के फॉल इंक्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये 380 ही हमारी कॉस्ट ऑफ या वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। लेकिन अगर रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में ही इज सेइंग कि भैया इतनी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अगर आपको याद हो, हमने बचपन में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है कि एनी प्रॉफिट विच इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर डोंट रिकॉर्ड इट राइट नाउ। तो प्रॉफिट जो आपको फ्यूचर में होने वाला है उसको अभी आपने रिकॉर्ड नहीं करना। तो अगर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा भी आ रही है, उसको मत मानो, आप रियलाइज करोगे। अभी रियलाइज किया नहीं है, तो अभी आप 380 रुपए पर इसको वैल्यू करोगे। सो कॉस्ट ऑफ स्टॉक और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर विल बी द बेसिस ऑफ स्टॉक। इज दैट ओके? क्या ये बात आपको समझ में आई?
तीन कंपोनेंट्स जो मैंने लिखे, एक कंपोनेंट में कॉस्ट निकाली, दूसरे कंपोनेंट में मैंने नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाला, और तीसरे कंपोनेंट में दोनों को कंपेयर करके जो दोनों में से लोअर होगा दैट इज कंसीडर्ड एज वैल्यू ऑफ। एक बार आप क्वेश्चन देख के पढ़ेंगे बेटा मेरे साथ। X provides the following information: goods sent by X to his agent Y 1000 units at ₹20 each। कितने के गुड्स भेजे हैं बेटा? 1000 यूनिट्स भेजे हैं, सॉरी 10,000 यूनिट्स भेजे हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट है 20 रुपए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपने फॉर्मेट के हिसाब से? पहले हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। लेट्स मेक अ फॉर्मेट। अपना यहाँ पर हमने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय एक्स। एक कॉलम बनाते हैं यूनिट्स का और एक बनाते हैं अमाउंट का। ये बनाया हमने यूनिट्स और ये बनाया हमने अमाउंट। कितनी यूनिट भेजी? 10,000। 20 रुपए की एक हुई तो कितने के हो गए? 2 लाख रुपए का टोटल माल हो गया बेटा। हाँ लक्ष्य कुमार, एम आई राइट? 2 लाख रुपए का टोटल माल हो गया। फिर इसमें हमने क्या ऐड करना है बेटा? एक्स ने, एक्स कौन है बच्चे इस केस में? एक्स कौन है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। और वाई कौन है बेटा? कंसाइनी। वाई कंसाइनी है। तो एक्स ने फॉरवर्डिंग और इंश्योरेंस खर्चे करे हैं बेटा, कितने के? 50,000 रुपए के। तो एक्स के तो खर्चे ऐड होने ही हैं बेटा। इसमें हम करेंगे ऐड एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर बाय एक्स। तो इसमें बेटा यूनिट्स तो है नहीं, यूनिट्स तो है नहीं, यहाँ यूनिट्स तो नहीं है, इसमें यूनिट्स नहीं लगाएंगे, इसमें केवल खर्चे ऐड करेंगे। तो खर्चे 50,000 रुपए ऐड करे तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कितने? 10,000 यूनिट्स और 2,50,000। बेटा एज पर फॉर्मेट मुझे यहाँ पर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, वो सब माइनस करना है। वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, अगर आप देखें है कोई, तो वो नहीं है, तो ये 2,50,000 हो गया। इसमें मुझे ऐड और क्या करना है? एक्सपेंसेस बाय वाई। कौन से? केवल नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग जो बार बार नहीं होने, वो जो इसी केवल कंसाइनमेंट पे होने, जिसको हम डायरेक्ट भी बोल देते हैं। तो बेटा यहाँ पर एजेंट टुक डिलीवरी, बॉट द गुड्स टू गो डाउन आफ्टर इनकरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 1 पर यूनिट। उसने 1 रुपया पर यूनिट कॉस्ट करी बेटा। तो ये जो इसने वाई ने खर्चा किया है 10,000 रुपए, ये ऐड हो जाएगा बच्चे। वाई ने जो खर्चा करा है गुड्स को गोदाम तक लाने का, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था गोडाउन तक लाने वाले जो खर्चे थे वो डायरेक्ट थे। अगर आपने अभी आइडेंटिफाई किए हो कि एक्सपेंस 1 एंड एक्सपेंस 2 आर डायरेक्ट। अगर इसमें लिखा होता कि सेलिंग एक्सपेंसेस वाई ने इतने करे, एडवर्टाइजिंग इतने करे, गोडाउन का रेंट इतना दिया, तो वो मैं ऐड नहीं करता। आई वुडंट हैव एडेड दोज एक्सपेंसेस बिकॉज दोज आर इनडायरेक्ट एंड दोज आर रेकरिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास इसको 2,50,000 में 10,000 ऐड करने पर आई विल बी गेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी 10,000 यूनिट्स, 2,60,000। मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूंगा। अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? एजेंट्स सोल्ड 7,300 यूनिट्स। बेटा देखना बच्चा, टोटल कितनी थी? 10,000। इसमें से सोल्ड कितनी हो गई? 7,300। अनसोल्ड यानी कि मेरे पास स्टॉक कितने का बचा है? 2,700। एम आई राइट? मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक कितने का बच गया है? 2,700। अगर बेटा ये 2,60,000 पूरे 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो मैं इसमें से दोनों अलग अलग कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। सोल्ड 7,300, अनसोल्ड 2,700। क्या करना है?
यहाँ पर सिंपल सी बात है, 2,60,000 को रेशो में बांट दो, डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 7,300 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 2700। बहुत सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं? रेशो में बांट देते हैं, जरा कोई कर देना प्लीज बेटा, somebody do the calculations please. Do this for 2,700 first. What will be the value for 2,700? $2,700, 260,000 divided by 10,000 वो calculate, divide by 10,000 multiplied by 2,700, 70,200. 70,200, right? और 189,800। बेटा मेरे को फिलहाल 189,800 is not much of use to me. I am being concerned with 2,700. अच्छा अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, अभी कॉपी मत करना। केस 1, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक will be 70,200 when there is no other information given in the question. जब कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है तो ये मेरा आंसर है। आई एम टॉकिंग अबाउट केस 2। केस 2 में व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग owing to fall in market price the value of normal stock is to be reduced by 10%. ही इज नॉट सेइंग कि सेलिंग प्राइस घट गया या रियलाइजेबल वैल्यू चेंज हो गई, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा आप। वो कह रहा है जो वैल्यू ऑफ स्टॉक आपने निकाली है उसको आप कम करके आंक लो थोड़ा सा। कितना कम आंक लो? -10% रिडक्शन। वो कह रहा है यार 10% जो है ना इसको कम कर लो, तो 7,020 रुपए मैंने कम कर लिया। ये वो केस नहीं है कि रियलाइजेबल वैल्यू से मैं इसको कंपेयर करूंगा, और ये रियलाइजेबल वैल्यू की बात भी नहीं हो रही है। हियर ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट रियलाइजेबल वैल्यू। इज ही टॉकिंग अबाउट कि मार्केट प्राइस गिर गया है? ही इज सेइंग कि भैया फॉल इन द मार्केट प्राइस, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। कितना प्राइस था क्या नहीं था मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस भैया ये ध्यान रखो कि इसमें से जो है आप वो घटा दो। क्या घटा दो? आप अपना 10% घटा दो। तो ये सेकंड केस में वैल्यू ऑफ स्टॉक है। नाउ केस 3। केस 3 वाला जो है ही इज सेइंग कि मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो यहां पर मैं कॉस्ट ओब्लिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करूंगा। इन केस 3 बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव डिस्काउंट, तो मुझे रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा किससे? कॉस्ट से। तो पहले मैं क्या निकाल लूं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एम आई राइट? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालूंगा बेटा? ध्यान से देखें, मेरे पास ग्रॉस सेल जो अभी हो सकती है, ग्रॉस सेल प्राइस इज 2,700 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30। 30 रुपए में बिक रहा है बेटा अभी। देखना बच्चे कितने रुपए में बिक रहा है? 30 रुपए में। यूनिट्स कितने में बेची है मैंने? इफ यू कैन सी हियर इट कैन बी सोल्ड फॉर 30 पर यूनिट, है ना? सो 2,700 इंटू 30, 81,000 रुपीज का माल बिक सकता है, राइट? 81,000 में से वो कह रहा है कि भैया डिस्काउंट आप दीजिए एट द रेट 10%, 8100, तो आई एम लेफ्ट विद 72,900। 72,900 बच गया। इसमें से क्या माइनस करूंगा बेटा? कमीशन। कमीशन एट द रेट 5%। इफ यू कैन सी द कमीशन, एजेंट की कमीशन कितनी है? 5%। तो 5% कमीशन भी पे करूंगा। 72,900 का 5% आता है 3,645। मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है 69,255। दिस इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ बहुत सिंपल सा कंपैरिजन। कॉस्ट मेरा है 72,900, सॉरी 70,200, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है मेरी 69,255। तो दोनों में से लोअर जो हुआ मेरा वो हो गया 69,255। दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ थर्ड।